जोहार, जय मूल निवासी। मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा सरेंडर की गई नीट के ऑल इंडिया कोटा पर मेडिकल डेंटल सीटों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी AWS के लिए 10% आरक्षण को रद्द कर दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी और जस्टिस PD ऑडिकेसवालू ने कहा कि AWS कोटा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित होने तक लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि अदालत ने कहा कि मेडिकल डेंटल प्रवेश सिलेबस में प्रवेश के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा ऑल इंडिया कोटा सीटों पर OBC के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 27% आरक्षण संभव है और इसके लिए राज्य में 50% आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। नीट में ऑल इंडिया कोटा लागू होना इतना भी आसान मामला नहीं था। इसके लिए काफी समय से रास्तों पर आंदोलन चला, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागृत किया गया, बहुजन समाज को इसके न मिलने से होने वाले नुकसान के बारे में समझाया गया, आंदोलन के लिए उन्हें तैयार किया गया। इसके अलावा कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। इसके लिए तमिलनाडु की डीएमके ने बहुत उग्रता से आंदोलन चलाने का काम किया। जब वे सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तब भी उन्होंने आंदोलन किया और जैसे ही सरकार बना ली वैसे ही एक अलग से समिति बनाकर मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया और वह केस भी जीत ली। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 27 OBC सांसदों को नए मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाया गया, जिसमें से एक धर्मेंद्र प्रधान जो ओडिशा के OBC है, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। शिक्षा मंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने किया कि नीट के ऑल इंडिया कोटे में OBC को 27% आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसा नोटिफिकेशन निकाला। यानी एक OBC के मंत्री के द्वारा ही OBC को अधिकार से दूर रखने का काम किया गया। जब इसके विरोध में OBC और तमाम बहुजन समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पर बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया और रास्ते पर उतरकर आंदोलन शुरू किया, तब जाकर उस नोटिफिकेशन को वापस लेकर OBC को नीट के ऑल इंडिया कोटे में 27% आरक्षण देने की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने की। यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि जब भी कोई गलत या जनविरोधी काम किया जाता है तब संबंधित मंत्री द्वारा उसकी घोषणा की जाती है, और जब कोई अच्छा काम किया जाता है या गलत किए हुए काम को सुधारा जाता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आ जाते हैं। जैसे कृषि कानूनों के बारे में मोदी जी सामने नहीं आए, वहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को शेर की गुफा में धकेल दिया गया। अब भी OBC के विरोध वाला निर्णय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हाथों और OBC को 27% आरक्षण देने वाला निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है, और वह भी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। इससे यह बात साफ हो जाती है कि OBC का चाहे शिक्षा मंत्री बने चाहे प्रधानमंत्री, उनके पास पावर नहीं होती, सिर्फ पोजीशन होती है। पावर पर्दे के पीछे बैठे हुए ब्राह्मणों के पास ही होती है, और इसी प्रकार से भाजपा की केंद्र सरकार पिछले 7 सालों से सरकार चला रही है। ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार ने केवल OBC को ही नीट के ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण देने का काम किया है। मोदी सरकार ने OBC के 27% की आड़ में 10% सवर्ण आरक्षण या बहुजन समाज के लोग जिसे सुदामा आरक्षण के नाम से जानते हैं, वह भी देने का काम किया, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, वह चुपचाप तरीके से दिया गया। जबकि 10% AWS आरक्षण की कोई मांग कोई भी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने उन्हें वह दिया। जब सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है तब कथा सुनाने वाला ब्राह्मण कहता है, एक कथा सुनाता है कि एक आटपाट नाम का नगर था और वहां पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस गरीब ब्राह्मण की गरीबी आज तक खत्म नहीं हुई। हजारों सालों से शिक्षा का, संपत्ति का, शस्त्र धारण करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था, फिर भी ब्राह्मण गरीब ही था। और आज भी जब देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है, फिर भी ब्राह्मण गरीब ही है, और इसीलिए उसे 10% आरक्षण देने का फैसला 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया था। AWS आरक्षण देने के लिए जो मापदंड रखे गए हैं उससे तो देश के 90% लोग उसमें आते हैं।
ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपए सालाना आमदनी का एक मापदंड है, जबकि इंडिया स्पेंट की रिपोर्ट के अनुसार सारे देश की औसत आमदनी सालाना 1,13,000 रुपयों की है और उसमें भी अनुसूचित जाति की 21% और जनजाति की 64% आमदनी देश की औसतन आमदनी से कम ही होती है। ईडब्ल्यूएस के लिए दूसरा मापदंड जमीन का रखा गया कि जिसके पास 5 एकड़ तक की जमीन है उसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलेगा, लेकिन भारत के 86% लोगों के पास जो जमीनें हैं वह 2.5 एकड़ से कम ही है। तीसरा मापदंड है कि 1000 स्क्वायर फीट तक के घर में रहने वाले को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। अगर मुंबई जैसे देश के बड़े महानगरों की बात करें तो वहां पर 54% लोग केवल 8% जगह में रहते हैं। मुंबई में रहने वाले एक व्यक्ति को औसतन 32 से 36 स्क्वायर फीट की जगह मिलती है। यही हाल देश के अन्य महानगरों के भी है। ऐसे में सारी देश की ही जनता ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र हो जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण संविधान के मूल तत्वों के विरोध में है। संविधान में कहीं पर भी आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए वह संविधान विरोधी है जो केंद्र सरकार चलाने वाले ब्राह्मणों ने अपने लोगों के लिए दिया था। दुनिया में ब्राह्मणों की गरीबी जैसा इतना लंबा इतिहास किसी भी जाति या समुदाय का नहीं रहा होगा जितना ब्राह्मणों का है। अब मद्रास हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई निर्णय नहीं लेती तब तक वह लागू नहीं किया जा सकता। यानी अब सुदामा को अपनी गरीबी का सर्टिफिकेट सीधे सुप्रीम कोर्ट से लाना होगा। दरअसल ईडब्ल्यूएस का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी न तो सुनवाई कर रही थी और न ही उस पर कोई फैसला कर रही थी। अब मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ के सामने उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी और वह वहां नहीं टिक पाएगा। इस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने ब्राह्मणों की गरीबी पर ही रोक लगा दी है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MN टीवी। शुक्रिया।